सेल्ड स्टेज पे बदल जाएगा व्हाइल पासिंग थ्रू स्टिग्मा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑलरेडी 3 सेल्ड स्टेज पे था फिर ये स्टेप स्किप हो जाएगा। चलो जी, ये जर्मिनेट करना शुरू कर गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोलन ट्यूब कहाँ से बाहर आएगी? जर्म फरो से या जर्म पोर से? कौन बनाएगा उसको? बड़े वाला सेल। किससे लाइंड होती है? सिर्फ इंटाइन से, एक्साइन नहीं होता, समझ रहे हो। और पोलन ट्यूब अपने टिप से ग्रो करती है विद द हेल्प ऑफ सर्टन केमिकल, जो आज हम पढ़ेंगे, और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट इसको हम बोलेंगे। पोलन ट्यूब अपने टिप से ग्रो कर गई, थोड़ा सा ग्रो करी, जितना भी सारा सामान था वो आके इसके टिप में शिफ्ट हो गया। सो आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और पीछे मेल गमीट्स होंगे। और फिर बच्चे, जैसे ही पोलन ट्यूब प्रॉपरली मैच्योर हो जाएगी तो आगे का फंक्शनल एरिया पीछे के नॉन फंक्शनल एरिया से काट दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सर्टन प्लग्स, जो कि पोलन ट्यूब की मेच्योरिटी की निशानी है। और पोलन ट्यूब अपने सफर पे निकल जाएगी। सो पोलन ट्यूब कहाँ से बाहर आती है? फरो से या पोर से? किससे लाइंड होती है? सिर्फ इंटाइन से। बनाया किसने इसको? बड़े वाले सेल ने। और फिर कहाँ से ग्रो करेगी? अपने टिप से विद द हेल्प ऑफ सर्टन केमिकल। और बच्चे, ये जब ग्रो करती है थोड़ा सा तो सारा सामान इसके टिप पे शिफ्ट हो जाता है। आगे वेजिटेटिव इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, पीछे मेल गमीट होते हैं। और फिर धीरे धीरे जब ये मैच्योर हो जाती है प्रॉपरली तो आगे का फंक्शनल एरिया पीछे के खाली खोल से काट दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्टन कैलोस प्लग। ये मैच्योरिटी की निशानी है। पोलन ट्यूब बिल्कुल रेडी है और सफर करने के लिए तैयार है। इसमें फूड भी लगेगा, हार्मोन भी लगेंगे। फूड पहले ये अपना यूज करती है, फिर फीमेल पार्ट का, और हार्मोन भी ये सिक्रीट करेगा पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब। हार्मोन कौन से होते हैं? ऑक्सिन और सीके। और फिर ये अपने सफर पे निकल जाएगी। स्टाइल से पास करते करते, स्टाइल से ये पास करेगी। अब स्टाइल अंदर से खोखली भी हो सकती है और स्टाइल अंदर से सॉलिड भी हो सकती है। खोखली है फिर तो मजे ही मजे हैं, आराम से निकल जाएगी। अगर वो सॉलिड है तो सेलों को तोड़ तोड़ के रास्ता बना बना के अंदर जाना पड़ेगा, फिर गाइडेंस चाहिए। और वो स्टाइल का ही एक टिश्यू देगा, ट्रांसमिटिंग टिश्यू, और फिर ये बेस पे पहुंच जाएगी। सो कोई भी बता सकता है कि जितनी लंबी स्टाइल होती है उतनी ही लंबी अप्रोक्सीमेटली पोलन ट्यूब होती है। तो छल्ली की स्टाइल सबसे लंबी, तो छल्ली की पोलन ट्यूब भी सबसे लंबी। फिर बच्चे यहाँ पहुंच के फिर ओवरी में एंट्री करेगी। ओवरी में भी कोई इसको गाइड और नरिश करेगा, जो ओवरी का ही टिश्यू होता है, जिसको डायग्राम में नहीं दिखाया जाता बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट, और नाम है उसका ऑब्ट्यूरेटर। ये टिश्यू या तो ग्रो करता है ओव्यूल के बेस से या फिर ग्रो करेगा इसकी डंडी से, और ये टिश्यू यहाँ पे गाइडेंस और नरिशमेंट देगा। फिर बच्चे ये ओव्यूल में एंटर कर जाएगी। हो सकता है ओव्यूल के मुंह से एंटर करे, हो सकता है इसके बैक साइड से एंटर करे, या बीच में कहीं एंटर करे। आगे से एंटर करेगी पोरोगैमी, जो कि बहुत कॉमन है। और अगर चलाजा से एंटर करेगी चलाजोगैमी, बीच में कहीं एंटर करेगी तो मीजोगैमी। पर एक चीज समझ लो, ओव्यूल में जिधर मर्जी से एंटर करे, एम्ब्रियो सैक में एंट्री एक ही जगह से हो सकती है, वो है एग के थ्रू। बिकॉज हमें पता है कि एग के आसपास सिनर्जिड है जो फर्दर गाइडेंस और अट्रैक्शन करेंगे। पोरोगैमी एग्जाम्पल लिली है, चलाजोगैमी की एग्जाम्पल कैजुराइना और पॉपुलस है, और इसकी एग्जाम्पल कुकरबिटा और सॉरी कैजुराइना और जुगलान्स है, इसकी कुकरबिटा और पॉपुलस है। सो आप लोग पहले यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये डायनामिक प्रोसेस है। पीपीआई जो होता है ना, ये डायनामिक होता है, प्लांट टू प्लांट थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। तो वो तो हम देख ही चुके हैं कि प्लांट टू प्लांट ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। कहीं पोलन 2 सेल्ड स्टेज पे गिरता है, कहीं 3 सेल्ड पे, कहीं स्टाइल लंबी होती है, कहीं छोटी, कहीं वो खोखली होती है, कहीं भरी हुई है ना। तो वो हल्का फुल्का वेरिएशन तो हमने ऑलरेडी देखा है। नाउ गो थ्रू इट, देखो इसको।
ठीक है बच्चे। सो एक बार मैं लास्ट वर्डिंग लाइंस बोलती हूँ। देखो आपने सारी लाइंस अच्छे से समझ ली है। पॉलन के लैंड करने से उसके एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने का जो सफर है इसको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। ये प्लांट टू प्लांट थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। पॉलन लैंड करा, कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी प्रोटीन से या एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। मान लो एक्सेप्ट हो गया तो जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करके 2 से 3 सेल्ड स्टेज पे आ जाएगा व्हाइल पासिंग थ्रू स्टिग्मा। और अगर ऑलरेडी 3 पे था फिर ये स्टेप स्किप हो जाएगा। पॉलन ट्यूब बननी शुरू हो गई है। कभी मत भूलना कि वो सिर्फ एंटाइन से लाइंड है और बड़े वाला सेल उसको बनाता है और अपनी टिप्स से ग्रो करती है और विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल। थोड़ी देर में आप देखोगे सारा सामान इसकी टिप पे शिफ्ट हो जाएगा। आगे ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे पीछे मेल गमीट, और फिर ये पीछे के नॉन फंक्शनल एरिया से कट जाएगा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कैलोज प्लग्स। इसका मतलब पॉलन ट्यूब मैच्योर है और सफर के लिए तैयार है। फूड चाहिए, हार्मोन चाहिए, हार्मोन ये सिक्रीट करेगी पॉलन ट्यूब, ऑक्सिन और सीके। फूड ये अपना पहले यूज करेगा, फिर फीमेल पार्ट का, और फिर सफर पे निकल जाएगा। या स्टाइल खोखली है या सॉलिड है, तोड़ तोड़ के जाना पड़ेगा, गाइडेंस लेनी पड़ेगी, वो ट्रांसमिटिंग टिश्यू देगा। और फिर ओवरी में पहुंच के भी एक टिश्यू गाइड और नरिश करेगा, नाम है उसका ऑब्ट्यूरेटर, और फिर वो अपने ठिकाने तक पहुंचा देगा। ओव्यूल में एंट्री पोर से हो सकती है, चलाजा से, या बीच में कहीं, ये सबसे कॉमन है। लेकिन एम्ब्रियो में एंट्री एग की तरफ से ही होगी। समझ गए? एक जगह लिखा है कि लैंड करने से लेके यहां तक के सफर को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं, और एक जगह लिखा है यहां तक के सफर को। सो एक जगह एनसीईआरटी लिखती है ओव्यूल तक पहुंचना पीपीआई है, एक जगह वो लिखते हैं एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना पीपीआई है। दोनों ठीक है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एंट्री एग की तरफ से ही क्यों हो सकती है? क्योंकि सनर्जिड एग के पास है और फर्दर गाइडेंस वही देते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं एक पॉइंट बता रही हूँ, बिल्कुल पेन मत चलाना, और जहां मैं पूछूं आप लोगों को आंसर देना है। मेरे पास 2 पौधे हैं और इनको मैं फर्टिलाइज करके हाइब्रिड बनाना चाहती हूँ, जो कि नेचर में फर्टिलाइज नहीं करते। मतलब नेचर में ना ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइज नहीं करते, मैं कराना चाहती हूँ। तो एक को मुझे एज ए मेल लेना पड़ेगा यानी उसके पॉलन, और एक को मुझे एज ए फीमेल लेना पड़ेगा यानी उसका पिस्टल। तो एक का पिस्टल यूज करेंगे, एक का पॉलन यूज करेंगे और इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। जिसका आपने पिस्टल यूज किया है, ज्यादातर फूल क्योंकि बाइसेक्सुअल होते हैं तो जरूर इसका खुद का स्टेमन भी होगा। तो इसका खुद का स्टेमन ही इसको फर्टिलाइज ना कर दे, इसके लिए बड कंडीशन में ही, यानी कि फूल के खुलने से पहले ही इसके स्टेमन को हटाना पड़ेगा। ठीक है? और जब आप मेल पार्ट को ऐसे करके हटाओगे तो इसको हम इमैस्क्यूलेशन का प्रोसेस कहते हैं। हम इमैस्क्यूलेशन करके इसका मेल पार्ट हटा देंगे। समझ रहे हो मेल पार्ट क्यों हटाया गया है? क्योंकि हम अपनी मर्जी से पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं, बी का पॉलन फेंकना चाहते हैं। अगर इसका ये स्टेमन ऐसे ही रहा ना तो इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, फिर हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है इसका स्टेमन हटा दिया जाए। सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बचने के लिए काम करना है बड कंडीशन में। ये नहीं कि फूल खुलेगा फिर हम स्टेमन को काट के निकाल लेंगे, ऐसे नहीं करना। फूल खुलने से पहले ये काम करना है, बड कंडीशन में करना है, क्योंकि कभी कभी फूल खुलने से पहले ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर स्टेमन निकालने का क्या फायदा। सो फूल के खुलने से पहले आपको ये वाला पार्ट जो है ये निकाल देना है, स्टेमन को निकाल देना है। इसके लिए बड़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, कभी फोर्सेप्स से या कभी कुछ और भी टेक्निक्स हैं। याद रखो मेल पार्ट को निकालना इमैस्क्यूलेशन होता है। निकाल दिया मैंने, अब ये फीमेल फ्लावर में बदल गया। पर अगर ये शुरू से ही फीमेल फ्लावर था, मतलब फूल ही यूनिसेक्सुअल था, स्टेमन इसमें था ही नहीं, तो वहां इमैस्क्यूलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सो इसको मैंने
फटाफट एक बैग से कवर कर देना है, जो कि बटर पेपर या ऐसा कोई बैग ले सकते हो जिससे आप इसको कवर कर दो फटाफट। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कवर करने का, बैगिंग करने का क्या फायदा है, कि कोई अनवांटेड पॉलन इसके ऊपर गिर के जर्मिनेट ना कर जाए। और फिर साथ में एक टैग लगा दो कि किसने ये सब करा है और कब करा है। सो बैग लगा दो और फिर साइड पे एक टैग लगा दो, समझ गए हो, बैगिंग और टैगिंग। आप समझ रहे हैं मैंने मेल पार्ट हटा के फीमेल पार्ट को कवर क्यों कर दिया, क्योंकि हवा में खूब सारे पॉलन है, मैं अपनी मर्जी का पॉलन फेंकना चाहती हूँ, तो ये ना हो इसके डालने से पहले कोई अनवांटेड पॉलन आके इसको फर्टिलाइज कर जाए। सो हमें इसको बैगिंग से कवर कर देना है ताकि हम अपनी मर्जी का पॉलन फेंक सके। मोर ओवर हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्टिग्मा अभी तक मेच्योर ना हुआ हो, क्योंकि हम तो सब बर्ड कंडीशन में कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ पौधों में स्टिग्मा अभी मेच्योर ही ना हुआ हो। तो जब आप बैग लगा दोगे ना तो वो मेच्योर होने का उसको टाइम मिल जाएगा। ऊपर टैग लगा के ना सारी इंफॉर्मेशन लिख दो, किसने करा, कब करा, है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देनी है। जब आपको लगे कि स्टिग्मा अच्छे से मेच्योर हो गया, फिर बच्चे इसका ना बैग हटा देना है। तो जो आपने इसकी बैगिंग करी थी वो हटा दो, और जो अपनी मर्जी का पॉलन है ना इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो। ये मैंने अपनी मर्जी का पॉलन इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। ये होती है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्योंकि मैंने खुद से करा। अच्छा जी, पॉलन मैंने फेंक दिया इसके ऊपर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये क्रॉस नेचर में थोड़ी होती है, ये तो एवं हम धक्के से करा रहे हैं, है ना, तो पॉलन फेंक देंगे ना तो ये पॉलन को एक्सेप्ट थोड़ी कर लेगा, है ना, बहुत चांसेस है कि रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्रॉस तो नेचर में होती नहीं, तो जबरदस्ती करा रहे हैं। सो अब इनको इंटरेक्ट करने का मौका दो और कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हमें इसको दोबारा बैग से कवर करना पड़ेगा। कोई बाहर का पॉलन आके पहले ना ग्रो कर जाए, है ना, तो इसको हमें दोबारा बैग से कवर करना पड़ेगा और इनको आपस में इंटरेक्ट करने का मौका देना है, क्योंकि ये क्रॉस नेचर में होती नहीं, हम धक्के से करा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये इसको रिजेक्ट कर देगा, बट हम चाहते हैं भाई एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि हम हाइब्रिड बनाना चाहते हैं। तो आपको पता है क्या करते हैं प्लांट ब्रीडर, अब इस स्टेज पे ना वो इसके ऊपर कंपैटिबिलिटी प्रोटीन फेंक देते हैं। कंपैटिबिलिटी प्रोटीन निकाल के आइसोलेट करके लेबोरेटरी में रखी हुई हैं, उनका फायदा उठाएंगे। वो प्रोटीन अब हम यहाँ स्प्रिंकल कर देंगे, और उन प्रोटीन के स्प्रिंकल करने का क्या फायदा होगा कि इसके एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मान लो ये एक्सेप्ट हो गया, पॉलन जर्मिनेट कर गया, तो फिर जो सीड बनेगा वो कैसा सीड होगा, हाइब्रिड सीड होगा। हो गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो आज हमने सीखा, ये कॉन्सेप्ट का नाम होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको सिखाता है कि कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स को कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे उनसे फायदा लिया जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले कि मैं इसको रिपीट करूं, आप इसको कॉपी के ऊपर नोट कर लो, स्टेप इसके नोट कर लो। या
ठीक है बेटे, बना लिया आपने? आराध्या, मसूदा, सानिया? यस मैम। ओके जी, यस मैम। ओके। चलो क्लास रिवीजन करा रही हूँ। ये टॉपिक आपको ये सिखाता है कि जो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स को हम पढ़ के आए हैं उनका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, ब्रीडर्स उनका फायदा कैसे उठाते हैं। तो ये आपको सिखाता है। ए को बी से क्रॉस करके हम हाइब्रिड बनाना चाहते हैं। हमारी बहुत सारी फसलें हाइब्रिड है, ऐसा ही एक हाइब्रिड हम बनाना चाहते हैं। ये क्रॉस नेचर में नहीं होती, हम धक्के से कराना चाहते हैं। तो बच्चे एक को फीमेल एक को मेल लेना पड़ेगा। एक का पिस्टल यूज करेंगे, एक का पॉलन यूज करेंगे। जिसका पिस्टल यूज किया है उस फूल का खुद का स्टेमन हटाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। स्टेमन हटाना इमेस्क्युलेशन होता है, पर अगर वो फीमेल फ्लावर था, मतलब वो फूल ही यूनिसेक्सुअल था, फिर स्टेमन को हटाने की कोई सेंस नहीं बनती, वहां इमेस्क्युलेशन का स्टेप नहीं होगा। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बचाने के लिए इसका खुद का स्टेमन हटा दो, इमेस्क्युलेशन। फिर बच्चे इसको फटाफट एक बैग से कवर कर दो, ताकि कोई फॉरेन पॉलन आके इसको कंटेमिनेट ना कर दे, इसके ऊपर जर्मिनेट ना कर जाए। ये होती है बैगिंग। यहाँ टैग लगा दो, टैगिंग। और हो सकता है कि स्टिग्मा अभी अच्छी तरह से मेच्योर ना हुआ हो, तो उसको मेच्योर होने का मौका भी मिल जाएगा। जब आपको लगे कि स्टिग्मा अच्छे से मेच्योर हो गया, ये बैग हटाओ और अपनी मर्जी का पॉलन डालो। बेटा मेन पॉइंट पे आ गए। जब आप अपनी मर्जी का पॉलन डालोगे ना, तो बहुत चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस नेचर में नहीं होती, आप धक्के से करा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ये एक्सेप्ट हो जाए, तो फिर यहाँ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स को छिड़को, एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। मोर ओवर कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, कोई अनवांटेड पॉलन आके पहले ना जर्मिनेट कर जाए, इसलिए दोबारा बैग से कवर कर दो। दोबारा बैग से कवर करना रीबैगिंग होता है। इंट्रैक्शन का मौका दो, आइसोलेट कर दो, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन छिड़क दो। अब चांसेस हैं कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो सकती है। सो कोई ना कोई हाइब्रिडाइजेशन पास हो जाएगी और हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन हो जाएगा। सो आपने देखा हमने कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स को कैसे यूज किया, कैसे उनका फायदा लिया। सो ब्रीडर ऐसे कंपैटिबिलिटी प्रोटीन का फायदा लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, और जिसको मैं पूछूं प्लीज हैंड रेज करके आंसर देना, बोलना नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड और फ्रूट बनता है ना, ये दोनों बनते हैं। एंडोस्पर्म किससे बनता है बच्चे? एंडोस्पर्म बनता है पैक से। पैक से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी कि पैक से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। इसी तरीके से आप लोग जानते हो जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, है ना। तो ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद बनेंगे, प्लस सीड बनेगा और फ्रूट बनेगा। ये सब इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद होंगी, इनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। बेटे ये सारी पढ़नी है हमने, पर इस बारी के टेस्ट में सिर्फ पहली वाली इवेंट है, एंडोस्पर्म कैसे बनेगा। सो एंडोस्पर्म बनना, एम्ब्रियो बनना, सीड बनना, फ्रूट बनना, ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। सो दीज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हमने सिर्फ एक इवेंट फिलहाल पढ़नी है, ये वाली। पर चलो पहले आप मुझे बताओ कि पैक और जाइगोट जो हैं ये बने तो इकट्ठे थे, क्या ये भी डेवलप इकट्ठा करना शुरू करेंगे? दोबारा बताती हूँ, ये दोनों तो इकट्ठे बने थे, क्या ये दोनों भी 100% इकट्ठे बनने शुरू होंगे? हर्षदीप? नो मैम, मैम एंडोस्पर्म पहले मैच्योर हो जाएगा मैम। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? बेटे तो बड़ा क्लियर है, ये दोनों इकट्ठे बने हैं, लेकिन जो फूड और फूड को खाने वाला है उसमें से फूड पहले थोड़ा सा बनेगा ना, क्योंकि ये तो अपनी पहली डिवीजन से ही खाना मांगेगा कि मुझे खाना दो। सो खाना थोड़ा सा पहले बनाना पड़ेगा। सो कोई ना आज के बाद बोले कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हल्का सा प्रीसीड करेगी। एक होता है प्रोसीड करना, बाद में होना, एक होता है प्रीसीड करना, पहले होना। तो हालांकि पैक और जाइगोट, हर्षदीप अपना हैंड डाउन करो,
टेक और जाइगोट इकट्ठे बने थे, पर उनकी जो डेवलपमेंट है ना वो 100% इकट्ठे नहीं होगी। ये थोड़ा सा पहले डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा खाना पहले बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपनी फर्स्ट डिवीजन से खाना मांगेगा, सो हमें थोड़ा सा पहले बना के रखना पड़ेगा। सो ये फॉर्मेशन इस फॉर्मेशन को प्रीसीड करती है, एंडोस्पर्म थोड़ा पहले बनेगा। बिफोर आई गो फर्दर, नोट इट डाउन, दीज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। एम्ब्रियो बनना, एंडोस्पर्म बनना, सीड बनना और फ्रूट बनना, जिसमें से सिर्फ एक आज हमने पढ़ना है जो आपके सिलेबस का लास्ट हिस्सा है इस वाले टेस्ट का, एंडोस्पर्म, जो कि एम्ब्रियो से भी पहले बनना शुरू हो जाएगा। Done, ma'am. सो एंडोस्पर्म थोड़ा सा पहले बनना शुरू होगा, और जैसे मैंने कहा आज हमने सिर्फ यही सीखना है, बाकी सब अगले टेस्ट में आएगा। एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, पेन मत चलाना, बहुत आसान है। 3 तरीके का एंडोस्पर्म होता है बच्चे, तीनों की डेवलपमेंट मैंने इकट्ठी बनाई है ताकि आप कंपेयर कर सको। ठीक है जी, तीनों की डेवलपमेंट को आप कंपेयर कर सको। अब देखो ये कैसे होगा, ये सेल है पैक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये उसका न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है जी, न्यूक्लियस अगर ट्रिप्लॉइड है तो सेल भी ऑटोमेटिकली ट्रिप्लॉइड होगा। इसका जो न्यूक्लियस है ना, ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई को बनाएगा जो कि पेरिफेरी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि बीच में वैक्यूल अपेयर हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद ये वैक्यूल भी खत्म हो जाएगी और यहाँ सब फ्री न्यूक्लियाई भर जाएंगे। सो यहाँ पे न्यूक्लियाई का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, बड़े सारे फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे। पहले वो पेरिफेरी पे पुश हो जाएंगे ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ए वैक्यूल, और फिर बच्चे ये वैक्यूल तो आपको पता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिर इसने खत्म हो जाना है और हर जगह फ्री न्यूक्लियाई भर जाने हैं। ये होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि 60% के करीब केसेस में बनता है, बहुत ही कॉमन माना जाता है। और आज के बाद ये पौधा कभी मत भूलना, क्योंकि 12th में थ्रू आउट मैंने इस पौधे का नाम लेना है, आगे जेनेटिक्स में भी ये पौधा बार बार आएगा। शेफर्ड का पर्स कहते हैं इसको, और इसका बोटेनिकल नाम है कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस। जो कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस है ना, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का टिपिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे सुनो। थोड़ी देर के बाद ये न्यूक्लियाई वॉल बनानी शुरू कर देंगे, यानी थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि न्यूक्लियाई से वॉल बननी शुरू हो जाएगी। मैं बना के दिखाती हूँ, जैसे मान लो ये फ्री न्यूक्लियाई था, ये अपने अराउंड वॉल बना लेगा, ये बना ली इसने वॉल, सेल बन गया। सो थोड़ी देर के बाद सेल बनना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने सेल यहाँ बनाए हैं। पर बच्चे सारे न्यूक्लियाई सेल बना पाएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। कभी कभी बाहर वाले सेल बना पाते हैं, अंदर वाले नहीं, और कभी कभी ऊपर वाले सेल बना पाते हैं, नीचे वाले नहीं। तो इसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही कहेंगे। एंड एज आई सेड, इट्स वेरी वेरी कॉमन। सो फर्स्ट पॉइंट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, बड़े सारे न्यूक्लियाई बनेंगे। एनसीईआरटी कहती है कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, तो वो फिक्स्ड नहीं है बच्चे, वो प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा कितने बनेंगे। कईयों में कम न्यूक्लियाई बनते, कईयों में ज्यादा। शुरू में हमको पेरिफेरी पे पुश कर दिया जाता है, फिर जब ये वैक्यूल खत्म हो जाती है तो वो हर जगह भर जाते हैं। ये होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आगे चल के वो सेल भी बनाएंगे, अपने आजू बाजू वॉल बनाएंगे, पर सारे नहीं बना पाएंगे। सो कभी बाहर वाले बनाएंगे, बीच वाले छूट जाएंगे, कभी ऊपर वाले बनाएंगे, नीचे वाले छूट जाएंगे। तो आप इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही कहोगे। लेकिन कई केसेस में साफ दिखाई दे रहा है कि
राइट फ्रॉम द फर्स्ट डिवीजन, ये देखना जरा, ये फर्स्ट डिवीजन हुई है, हाँ, अच्छा, फिर ये सेकंड डिवीजन हुई है, फिर ऐसे ही थर्ड डिवीजन होगी। सो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डिवीजन वॉल बनती जाती है, प्रॉपर डिवीजन हो रही है, ठीक है ना। न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, वॉल भी डिवाइड कर रही है। सो कहने का मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सेल बनते हैं, ये नहीं एंड में जाके सेल बने, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सेल बनते हैं, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 ऐसे, है ना। सो एट द एंड वी हैव अ प्रॉपर सेलुलर एंडोस्पर्म। ये आपको दतूरा, पटोनिया और बाल्सम में देखने को मिलेगा। सो यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, यहाँ सेलुलर डिवीजन होती है। सो एट द एंड हमारे पास एक प्रॉपर सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये आपको दतूरा, पटोनिया, बाल्सम में देखने को मिलेगा। और अब मैं आपको एक लास्ट केस बता रही हूँ जो इंटरमीडिएट केस है। ये मोनोकॉट के एक ऑर्डर हेलोबियल्स में देखने को मिलता है, ध्यान से सुनना, मोनोकॉट के ऑर्डर हेलोबियल्स में देखने को मिलेगा। सो इसको हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या हुआ देखना जरा सारे जने, ये डिवाइड करेगा, 2 सेल बनेंगे, बड़ा और छोटा। अब आप कहोगे इसका बिहेवियर तो सेलुलर जैसा है, अगर सेल बने हैं जैसे यहाँ बने तो ये तो सेलुलर जैसा है, बिल्कुल, पर आगे चल के इसका बिहेवियर न्यूक्लियर जैसा हो जाएगा। फिर ये न्यूक्लियाई बनाने लग जाएगा, फ्री न्यूक्लियाई जैसे यहाँ बने थे। सो शुरू में 2 सेल बनेंगे, ऐसा लगता है कि सेलुलर जैसा है, फिर ये फ्री न्यूक्लियाई वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सो फ्री न्यूक्लियाई, फिर उनके अराउंड वॉल, वो पूरी नहीं बन पाएगी, सो फिर इसका बिहेवियर इसके जैसा हो जाता है, ठीक है। माइक्रोपाइल वाले सेल जो बड़ा है उसमें ये सब कुछ चलता रहेगा। चलाजा वाले में भी ऐसा ही होगा, पहले सेल बना, फिर फ्री न्यूक्लियर स्टार्ट हो जाएगी, पर कभी कभी चलाजा वाला सेल डिसइंटीग्रेट भी कर जाता है। ये हेलोबियल एंडोस्पर्म है जो इंटरमीडिएट सा माना जाता है, मोनोकॉट के ऑर्डर हेलोबियल्स में है। और ये एग्जांपल मोनोकॉट की ही है, एस्फोडिलस, ठीक है। सो मैं रिपीट करूं, पहले आप इसको बनाओगे अपनी कॉपी पे एंड देन वी मूव टू क्वेश्चंस टुडे, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बोला था। बनानी बेटे।
सानिया, समृद्धि बना लिया बच्चे? यस मैम। वसुधा, हर्षदीप, अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि ऊपर भी मैंने कुछ दिखाया तो वो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो भी आपको पता ना थोड़ी देर बाद डेवलप करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है। सो कैसे होती है ये तो आप टेस्ट के बाद ही सीखोगे, फिलहाल इसको जस्ट रिप्रेजेंट कर देना है, ये एम्ब्रियो है जो ऊपर डेवलप हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है जी। सो ये हमारा टॉपिक था। और एक और चीज आपको बता दूं बिफोर आई रिपीट दिस, ये जो हमारे पास कोकोनट होता है, नारियल जो होता है ना, इसमें जितनी भी आप गिरी खाते हो, कोकोनट मीट या कोकोनट का कर्नल जो हम खाते हैं, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। और जो हम पानी पीते हैं वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। सो उसमें डबल एंडोस्पर्म है, डबल, दोनों। कोकोनट में डबल एंडोस्पर्म होता है। जो कोकोनट का कर्नल या कोकोनट का मीट है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो हम पानी पीते हैं वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है जी। सो ये यहाँ तक आपका टेस्ट आएगा। एंडोस्पर्म की 2-3 और टाइप्स हैं छोटी छोटी, वो मैं आपको कल कराऊंगी। फिलहाल इस पे फोकस करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ध्यान से सुनना, मुझे ए को बी से क्रॉस करना है, बी का पॉलन और ए का पिस्टल ले लेना है। इसका खुद का स्टेमन ना इसको फर्टिलाइज कर दे, सो स्टेमन को हटा दो राइट इन द बड कंडीशन, दैट्स कॉल्ड इमेस्क्युलेशन। अगर ये फीमेल फ्लावर था फिर इमेस्क्युलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेमन हटा के फटाफट बैग से कवर कर दो कि कोई अनवांटेड पॉलन ना आके पॉलिनेशन कर जाए, सो बैगिंग कहते हैं। यहाँ टैग लगा दो और स्टिग्मा को मैच्योर होने का मौका दो। जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाए बैग हटाओ और अपनी मर्जी का पॉलन इसके ऊपर डाल दो। बहुत हद तक ये पॉलन जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस हम धक्के से करा रहे हैं, होती नहीं है। तो फिर बच्चे इसको बैग से दोबारा कवर करो, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई अनवांटेड पॉलन ना आके उग जाए पहले। और दूसरा, इसके ऊपर कंपैटिबिलिटी प्रोटीन का भी स्प्रे कर दो। ऐसा करने से एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आप देखते हो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन का हम कैसे फायदा उठाते हैं। और फिर एक्सेप्टेंस अगर हो गई, ठीक है, तो फिर आपको पता है उस सीड का हाइब्रिड सीड नाम होगा, क्योंकि वो ए के और बी के कॉम्बिनेशन से बनेगा। फिर हम हाइब्रिड पौधों को बना सकते हैं। हमारी बहुत सारी फसलें हाइब्रिडाइजेशन से बनी हैं। अनदर पॉइंट, एम्ब्रियो का बनना और एंडोस्पर्म का बनना, सीड का बनना, फ्रूट का बनना, ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो ये चारों जने फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। इसमें धीरे धीरे हमने ये चारों पढ़ने हैं। फिलहाल हमने सिर्फ फर्स्ट वाला पढ़ना है। आपसे कोई पूछे कि पैक और जाइगोट तो इकट्ठे बने थे, क्या ये दोनों भी इकट्ठे डेवलप होंगे? तो एंडोस्पर्म थोड़ा सा पहले, फूड थोड़ा सा पहले डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ एम्ब्रियो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डिवीजन खाना मांगेगा, तो खाना थोड़ा सा पहले बना के रखना पड़ेगा। सो ये प्री सीड करेगा, समझ गए। सो पैक जाइगोट इकट्ठे बनते हैं, पर जो उनकी डेवलपमेंट है ना, उसमें एंडोस्पर्म थोड़ा पहले शुरू हो जाता है, प्री सीड करता है। और ये हमने देखा कैसे एंडोस्पर्म बनता है। पैक की फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी और एक वैक्यूल की वजह से वो पेरिफेरी पे न्यूक्लियाई पुश हो जाएंगे। कितने न्यूक्लियाई बनेंगे ये प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा, और फिर वैक्यूल खत्म हो जाएगी और सब जगह न्यूक्लियाई भर जाएंगे। ये होता है सबसे कॉमन एंडोस्पर्म, जो शेफर्ड पर्स में भी देखने को मिलेगा। आगे चल के ये अपने अराउंड बॉल बनाने की कोशिश करेंगे, सेल वेल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूजुअली हमने देखा है कि सारे सेल नहीं बना पाते। कभी कभी बाहर वाले बना लेते हैं, सेंटर में नहीं बनता,
कभी कभी ऊपर वाले बना लेते हैं, नीचे नहीं बनता, समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही कहेंगे। सेलुलर एंडोस्पर्म में जो डिवीजन होती है उसमें सेल बनते हैं, इसका मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग प्रॉपर सेल बन रहा है, ठीक है? न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रही है, सेलुलर डिवीजन भी हो रही है। सो एट द एंड वी हैव मास ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। धतूरा, पेटूनिया और बाल्सम में देखने को मिलेगा। ये इंटरमीडिएट है, पहले दो सेल बनेंगे, फिर फ्री न्यूक्लियाई बनने शुरू हो जाएंगे। सो पहले बिहेवियर इसके जैसा, फिर इसके जैसा। माइक्रोपाइल वाला सेल बड़ा होगा, चलाजा वाला छोटा, दोनों में सेम तरीके से न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी, पर कभी कभी चलाजल सेल डिसइंटीग्रेट भी कर जाता है। ये मोनोकॉट के ऑर्डर हेलोबियल्स में देखने को मिलता है, सो इसको हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं, और ये मोनोकॉट की एग्जांपल है। कोकोनट के अंदर डबल एंडोस्पर्म होता है, यानी कि जो आप गिरी खाते हो वो सेलुलर है, और जो आप उसका नारियल पानी पीते हो वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। सो हियर यू विल फाइंड द डबल एंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन अपनी कॉपी के ऊपर नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 फ्लावर्स हैं बच्चे, 5 फ्लावर्स हैं। हर फ्लावर में वो कह रहे 6 स्टेमन्स हैं। सो ये फ्लावर हो गए और ये स्टेमन्स हो गए। हर स्टेमन में वो कहते 5 मदर सेल हैं। बेटे बीच में पहले माइक्रोस्परंजिया आएगा, सो ये हमें अपनी नॉलेज से भरना पड़ेगा, ये प्रोवाइडेड नहीं है। तो हर स्टेमन में कितने माइक्रोस्परंजिया होते हैं ये आप लोग जानते हो, 4 है ना, हर स्टेमन में 4। तो ये हमने अपनी नॉलेज से भरा। अब वो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर बताओ। तो माइक्रोस्पोर अगर बताने हैं तो एंड तो उन्होंने मदर सेल पे कर दिया है, सो पहले माइक्रोस्पोर तक लेके तो जाए ना। तो हर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। सो कहने का मतलब इतना है कि जो मैंने ऑरेंज कलर से भरा वो अपनी नॉलेज से हमें भरना है, बाकी सब प्रोवाइडेड है, और फिर आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर। और यहाँ आंसर आता है 2500। 2500। सो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर होंगे 2500। नोट करो इसको। मैम आंसर 2400 आ रहा है। सॉरी 2400, हाँ 2400 आएगा, राइट। सो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो, है फिर आंसर तो ऑफ कोर्स हम देखेंगे ही, पर जिन्होंने अच्छे से सुन लिया ठीक है, जो एक बार और सुनना चाहते हैं मैं बता दूं, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर निकालने हैं हमें, ठीक है? अच्छा, फूल कितने हैं? 5। स्टेमन कितने हैं? 6। और फिर वो कहते हैं मदर सेल 5, हर स्टेमन में मदर सेल 5। बेटे स्टेमन से मदर सेल पे सीधा नहीं जा सकते ना, स्टेमन से मदर सेल पे सीधा नहीं जा सकते, पहले स्टेमन में कितने माइक्रोस्परंजिया है वो तो भरो। तो वो तो हमें पता है, हर स्टेमन में 4 माइक्रोस्परंजिया होते हैं। और फिर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हम सीधा माइक्रोस्पोर थोड़ी निकाल लेंगे, पहले एक मदर सेल में कितने माइक्रोस्पोर बनाने की कैपेसिटी है वो भरना पड़ेगा, वो भी 4। तो व्हाइट जो है वो प्रोवाइडेड है, ऑरेंज वाला हमने अपनी नॉलेज के हिसाब से लगाया। सो यू विल गेट द आंसर। ये मल्टीप्लाई करो तो 2400 बनता है। ये मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। पॉलन मदर सेल में 8 बाइवेलेंट्स हैं, आपने बताना है पॉलन में कितने क्रोमोसोम होंगे, ठीक है? हैंड रेस करके, ऐसे नहीं। पॉलन मदर सेल में 8 बाइवेलेंट्स हैं। आपने मुझे ये बताना है कि पॉलन में कितने क्रोमोसोम होंगे, पॉलन ग्रेन में।
हैंड रेज करो जरा। हाँ जी गौरीश, इतना कम रिस्पॉन्स क्यों है भाई, इतना सन्नाटा। गौरीश बोलो मैम बच्चे। 8। 8। एनी अदर? लक्षिता? मैम 8 ही होंगे। हर्षदीप? मैम 8। 8। और कोई 8 के अलावा किसी का कोई आंसर हो? हर्षदीप आपका क्या आंसर है बेटा? बाकियों को कोई आंसर नहीं? मैम हाँ जी। सेम नंबर 8 वायोलेंस। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ये फ्लैशबैक में जाने के लिए सिखाया जाता है कि आपको बाइवेलेंट पता चले, याद आए कि बाइवेलेंट होता क्या है। बाइवेलेंट क्या होता है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बाइवेलेंट यानी कि क्रोमोसोम के एक पेयर को बाइवेलेंट कहते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से आप तो फटाफट निकाल लोगे। अगर ये 8 बाइवेलेंट है, 8 पेयर है, इसका मतलब ये 16 क्रोमोसोम है। तो ये है टोटल बेटा जी 16 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और मदर सेल तो डिप्लॉयड होता है 16, जबकि पोलन ग्रेन तो हैप्लॉयड होता है। सो 8 क्रोमोसोम। सो आपका आंसर जिनका 8 था बिल्कुल सही है। और जिन्होंने जो भूल चुके हैं कि बाइवेलेंट क्या होता है, एक बार दोबारा याद कर लो। बाइवेलेंट होता है क्रोमोसोम का पेयर। तो 8 पेयर का मतलब 16 क्रोमोसोम है। और अगर मदर सेल में 16 है तो पोलन में 8 क्रोमोसोम होंगे, हाफ। ठीक है बच्चे, चलो वन मोर ट्राई। चलो करो, ट्राई करो। 5 flower of hibiscus, each having 5 stamen. Find out the number of saprangia. 5 फूल, हर फूल में 5 स्टेमन। मुझे बताना है नंबर, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो सप्रेंजिया। इसका मतलब मुझे फूल है, स्टेमन है, अब यहाँ माइक्रो स्पंजिया भरना है। तो यहाँ मुझे क्या भरना है एंड व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर? रेज योर हैंड। वसुधा? 100। 100। नमन? नमन आपकी आवाज नहीं है। 100। ध्रुव कुमार? 100। ओके। कबलप्रीत? मैम 100। 100। भूमिका? मैम 100। भूमिका मैम 50 होंगे। 50 होंगे। 50 होंगे। 50 होंगे। पुरु? ये 50 वाला कौन है? मैम डाइस्पोरेंजिएट होंगे। कंडीशन नहीं होती हिबिस्कस में। अच्छा अच्छा। सो डायग्राम में एक रब करना भी भूल गई थी। अगर नहीं भी देखी डायग्राम और आपको आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी। ऐसे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने शुरू में किया। ऐसे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले देख लो कि पौधा कौन सा है। यहाँ पे हबिस्कस का पौधा है और हबिस्कस का पौधा एक्सेप्शनल होता है, मालवेसी फैमिली है ये। तो नॉर्मली तो आपको पता है हर स्टेमन में 4 माइक्रोसपरंजिया होते हैं, तो मैं 4 भरती, पर ये तो हबिस्कस है। यहाँ तो 1 लोब और 2 सपरंजिया होते हैं, सो यहाँ 4 नहीं भर सकते। ये देखो, नॉर्मली तो हमने 4 भरा हुआ है ना। फूल, स्टेमन, हर स्टेमन में 4 सपरंजिया। अब यहाँ थोड़ी 4 भर सकते हैं, ये तो हिबिस्कस है, यहाँ तो 2 ही सपरंजिया होंगे। सो योर आंसर विल बी 50। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्परंजिया 50। सो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले पौधा जरूर देख लेना कौन सा दिया हुआ, नॉर्मल है कि मालवेसी का मेंबर है। ठीक है जी। एक और नोट करो। फाइंड आउट नंबर ऑफ meiotic divisions. Find out number of meiotic divisions required to produce 100 wheat grains.
फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला सारे जने नोट कर लो। ये लगाना नीट में फॉर्मूला 5/4 इंटू नंबर ऑफ सीड्स। जब आपको 100 दाने बनाए गए हैं और आपको पूछ रहे हैं बताओ कितनी मेयोटिक डिविजन्स हुई, तो फॉर्मूला भरना है 5/4 इंटू नंबर ऑफ सीड। भर लेते हैं फॉर्मूला हम इसका, ये आ जाएगा 5/4 इंटू 100। ठीक है, कितनी डिविजन्स हो गई? 125 मेयोटिक डिविजन्स होगी बच्चे। सो 125 डिविजन्स। जिनके हैंड अप है डाउन करो जरा। ओके, चलो पहले तो आपके सीखने वाली बात है कि ये फॉर्मूला सीखना आपने। जब आपको मेयोटिक डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए 100 दाने बने हैं, बताओ कितनी मेयोटिक डिविजन्स होंगी, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ 5/4 इंटू नंबर ऑफ सीड। नंबर ऑफ सीड है 100, सो 5/4 इंटू 100 125 डिवीजन। तो 1 सेकंड लगेगा और आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगी कि ये कैसे आया 125 डिवीजन, मतलब 100 दाने बनाने के लिए 125 डिवीजन कैसे हो सकती हैं। तो देखो आता है समझ, बड़े आराम से समझ आना चाहिए। 100 दाने बनाने हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, सो हमें 100 माइक्रोस्पोर चाहिए, 100 मेगास्पोर चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन से 100 दाने बनेंगे। और हर कोई जानता है ना 100 माइक्रोस्पोर तो 25 डिवीजन से ही बन जाने हैं, क्योंकि हर डिवीजन से चारों माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वो फंक्शनल होते हैं। सो 25 डिवीजन काफी है 100 दानों को, 100 स्पोर को बनाने के लिए। पर बच्चे फीमेल में तो काफी नहीं है ना। फीमेल में तो आपको पता है कि हर डिवीजन में बनते तो 4 मेगास्पोर है, पर बचता तो सिर्फ एक ही है। सो 100 डिवीजन करानी पड़ेंगी 100 मेगास्पोर को। करो जरा टोटल, 100 इधर चाहिए, 25 इधर चाहिए। हाउ मेनी टोटल? 125। आंसर तो वहां से भी निकल गया, पर कॉन्सेप्ट ये है जो आपको कभी नहीं भूलना। ठीक है बच्चे, सो मैं दोबारा, आप पहले नोट करो फिर दोबारा बताती हूँ। ठीक है बच्चे, सो ये फॉर्मूला आप लोगों ने लगाना है, अपनी असाइनमेंट से भी सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूला लगाना है। 100 दानों के लिए 125 डिवीजन कैसे चाहिए वो मैंने आपको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके बताया कि 100 दाने डिप्लॉयड होंगे। सो इन दोनों को फ्यूज करके ही ये डिप्लॉयड दाने बनेंगे। 100 माइक्रोस्पोर और 100 मेगास्पोर चाहिए। ये स्पोर तो 25 डिवीजन से ही बन सकते हैं क्योंकि यहाँ सारे फंक्शनल होते हैं। और इसमें आपने देखा कि यहाँ भी हर मेयोटिक डिवीजन में 4 मेगास्पोर बनते हैं, पर उनमें से बचता तो सिर्फ एक ही है ना, तो एक डिवीजन में एक ही बचेगा। सो 100 मेगास्पोर बनाने के लिए 100 डिवीजन चाहिए। सो टोटल डिवीजन का नंबर आता है 125। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक ये कंपैरिजन है, एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक अच्छे से पढ़ाई कर ली है। स्टेमन को आप किसके साथ कंपेयर करोगे? कार्पल के साथ। उत्तर जी, स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं जिम्नोतक, और कार्पल को मेगास्पोरोफिल कहते हैं जिम्नोतक। इसका मतलब ये दोनों बराबर ही हैं। फिर इसमें वो गोल गोल क्या बना था? माइक्रोस्प्रंजिया। और जो ओव्यूल बना था इधर वो क्या था? बने थे माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ अंदर कौन बना था? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इससे माइक्रोस्पोर बनेगा, इससे मेगास्पोर, इससे मेल गमेटोफाइट बनेगा पोलन ग्रेन, और इससे फीमेल गमेटोफाइट बनेगा एम्ब्रियो सैक। पोलन ग्रेन 2 मेल गैमीट्स को बनाएगा। सो ये पोलन ग्रेन बन गया और अब इसके अंदर 2 मेल गैमीट्स बन जाएंगे। और इस तरफ जो एम्ब्रियो सैक है आपको पता है कि उसमें एक ही फीमेल गमीट बनेगा, और वो जो एक ही फीमेल गमीट होगा वो कौन सा होगा? एग। ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ। तो सब पढ़ाई कर ली, कुछ मैंने नया बता ही नहीं रही आपको, मैं सिर्फ कंपेयर कर रही हूँ कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, सो इसमें जो सीखने वाली चीज है, जो किसी को हल्का सा भी अभी कंफ्यूजन ना रहे कि ये गोल कैविटी ओव्यूल के बराबर है।
स्टेमन कार्पल के बराबर होता है और पोलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक के इक्विवेलेंट होता है। ये चार्ट अगर आपके पास है तो आपको किसी भी तरीके के कंपैरिजन में दिक्कत नहीं आएगी। सो जस्ट नोट इट डाउन। बाकी जो पढ़ रहे हैं उनको तो किसी पॉइंट में दिक्कत यहाँ आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हमने कर लिया हुआ है। That's all for today. एक बार मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ, उसके बाद कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। कल हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे और छोटे छोटे पॉइंट से कुछ जो अभी हमने करने हैं, 10-12 के करीब पॉइंट है। कौन सा केमिकल है जो पॉलन ट्यूब को ग्रो कराता है, ऐसे कुछ पॉइंट है 10-12। पर मैं चाहती हूँ आप एनसीईआरटी जरूर रीड करके आना, क्योंकि कल हमने एनसीईआरटी भी लाइन टू लाइन पढ़नी है। और अपनी आरपीएस प्लीज करके आना, फिर परसों हम लोग असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। सो जस्ट आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। चलो, आज की जितनी भी स्लाइड्स है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो किसी का कुछ रह गया या सुनने वाला या लिखने वाला तो फटाफट देख लो। ये हमने पढ़ा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप हैं। अगर फूल यूनिसेक्सुअल है तो ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा, अगर वो बाइसेक्सुअल है तो ये करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस लो रहेंगे, पर आपने कंपैटिबिलिटी प्रोटीन अगर यहाँ डाली तो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करके प्रोटीन्स की मदद से प्लांट ब्रीडर ये प्रोसेस को कराते हैं। सो यहाँ वो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स का फायदा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियो बनना, एंडोस्पर्म बनना, सीड बनना, फ्रूट बनना, ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से थोड़ा पहले बनना स्टार्ट हो जाता है, ताकि इसकी पहली डिवीजन से ही खाना प्रोवाइड किया जा सके। सो ये प्री सीड करेगा, हल्का सा पहले बनेगा। आगे बढ़ते हैं। बनना शुरू हो गया। अगर ये सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, चाहे कि बाद में वो सेल बनाने की कोशिश करते हैं पर सारे नहीं बना पाते, सो न्यूक्लियर ही बोलेंगे। यहाँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सेल बनता है। सो एट द एंड देयर इज मास ऑफ सेल नोन एज सेलुलर एंडोस्पर्म। यहाँ पे शुरू में सेल बनता है, एक बड़ा एक छोटा, लेकिन बाद में फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं। सो इट्स यू कैन से इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसको हलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। मोनोकॉट्स में एस्पोडिलस, हर फूल में 6 स्टेमन है, हर स्टेमन में 4 मदर सेल हैं, 4 स्परंजियां हैं।